गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम लोग दिल्ली सल्तनत के सीरीज के अंतर्गत गुलाम वंश के इतिहास को पढ़ेंगे। ये गुलाम वंश के इतिहास का प्रथम वीडियो है। हम लोग जानते हैं दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कुल 5 राजवंश आए, जिसमें प्रथम है गुलाम वंश, दूसरा है खिलजी वंश, तीसरा है तुगलक वंश, चौथा है सैयद वंश और पांचवा है लोदी वंश, जिसमें आज हम लोग गुलाम वंश के इतिहास को पढ़ेंगे। इससे पूर्व हम लोगों ने मोहम्मद गौरी के इतिहास को पढ़ा था, जहां हम लोगों ने देखा था 1206 ईस्वी में जब खोखरे जनजाति के विद्रोह के दमन के बाद मोहम्मद गौरी गजनी लौट रहा था। उसी दौरान वो सिंध नदी के किनारे दम्यक नामक स्थान पर विश्राम करता है, जहां मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी जाती है। ये मैंने मोहम्मद गौरी के इतिहास में मैंने आपको पढ़ाया है। मोहम्मद गौरी की हत्या हो गई। वो अपनी मृत्यु से पूर्व अपने पूरे साम्राज्य को अपने 3 विश्वासी गुलामों के मध्य विभाजित कर दिया था, क्योंकि मोहम्मद गौरी का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। उसमें प्रथम था कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा था यल्दौज और तीसरा था कुबाचा। कुतुबुद्दीन ऐबक को 1192 ईस्वी में जब मोहम्मद गौरी तराइन का दूसरा युद्ध जीतता है तो भारतीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व मोहम्मद गौरी के हाथों में आ जाता है और वो कुतुबुद्दीन ऐबक को भारतीय सीमा क्षेत्र का प्रतिनिधि नियुक्त करता है। इल्दौज को वो गजनी का कार्यभार सौंपता है, जहां से मोहम्मद गौरी खुद पूरे प्रशासन को चलाता था, और कुबाचा को उच्च, मुल्तान और सिंध का क्षेत्र देता है। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद ये सभी अपने अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने लगे। आगे देखते हैं। गुलाम वंश के अंतर्गत मुख्यतः 11 शासक आए। इतिहासकारों ने इन 11 शासकों को 3 राजवंश में विभाजित कर दिया। उनका मानना था कि गुलाम वंश के अंतर्गत मुख्यतः 3 ही गुलाम थे, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक था, और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम हुआ इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश का गुलाम था गयासुद्दीन बलबन। और इन लोगों के कार्यकाल को 3 नाम दिया, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक को कुतुबी राजवंश से संबोधित किया, और इल्तुतमिश को शमसी राजवंश से, और बलबन के कार्यकाल को बलबनी राजवंश से संबोधित किया। कुतुबी राजवंश में 2 शासक हैं। प्रथम है कुतुबुद्दीन ऐबक और दूसरा है उसका उत्तराधिकारी आराम शाह। फिर आराम शाह की हत्या कर इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठता है, और यहाँ शासक हुए इल्तुतमिश, रकनुद्दीन फिरोज शाह, रजिया सुल्तान, मुइजुद्दीन बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह और नासरुद्दीन महमूद। ये सभी शमसी राजवंश के अंतर्गत इन लोगों का शासन इतिहासकारों ने विभाजित कर दिया। फिर आता है गुलाम वंश के अंतर्गत दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठता है गयासुद्दीन बलबन, और इसके कार्यकाल को इतिहासकारों ने बलबनी राजवंश से संबोधित किया। इसमें आते हैं बलबन, कैकुबाद और शमसुद्दीन क्यूमर्स। तो बारी बारी से सभी के इतिहास को पढ़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं। देखेंगे गुलाम वंश को, जो कि दिल्ली सल्तनत में 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश का अधिकार था। इसे दास वंश का नाम दिया गया, क्योंकि इस वंश का जो प्रथम शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक एक दास था। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। और एक नाम याद रखेंगे, एक नाम है काजी फखरुद्दीन। काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कूफी। अब्दुल अजीज कूफी, इन्होंने ही कुतुबुद्दीन ऐबक को पाला पोसा था। इन्होंने ही कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान की शिक्षा दी। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो कुरान प्रेमी था, इस चलते इसे कुरान खा के नाम से भी जाना जाता है। कुरान खा के नाम से किसे जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। साथ ही कुतुबुद्दीन ऐबक को सैन्य प्रशिक्षण भी दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कूफी की मृत्यु हो गई। उसके बाद अब्दुल अजीज कूफी का पुत्र और कुतुबुद्दीन ऐबक ये चले जाते हैं मोहम्मद गौरी के पास, और गौरी कुतुबुद्दीन ऐबक की कार्यकुशलता से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होता है, और इसे मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को अमीर आखुर के पद से सुशोभित किया। अमीर आखुर का पद, जो कि अच्छा पद था, और इसका मतलब होता था अस्तबल प्रधान। यहीं से कुतुबुद्दीन ऐबक का इतिहास शुरू होता है, यहीं से इसकी स्टोरी शुरू होती है। आगे देखेंगे।
गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की, ठीक है। और 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक के इतिहास को, जो कि भारत पे शासन करने वाले इसके मध्य जो शासक आए 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक, इनके कार्यकाल को इतिहासकारों ने मामलुक नाम दिया, मामलुक नाम से संबोधित किया। और ये मामलुक किसने दिया था? एक इतिहासकार थे, हबीबुल्लाह। ऐसा क्यों किया? तो इनका मानना था कि जो 11 शासक आए, 11 शासक में मुख्यतः 3 ही शासक गुलाम थे, तो इसे गुलाम वंश से संबोधित करना इस राजवंश को उचित नहीं होगा। इस चलते उन्होंने नया नाम दिया मामलुक राजवंश। मामलुक का मतलब होता है गुलामी बंधन से मुक्ति। अब देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक को, जिसने 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पे शासन किया। कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक जो होता है 24 जून 1206 ईस्वी को किया गया और ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर बनाई। लाहौर इनका प्रिय स्थान था, साथ ही इन्हें विद्रोह का भी डर था। इस कारण विद्रोह के दमन के लिए इन्होंने अपनी राजधानी लाहौर को बनाई। कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में तुर्की राज का संस्थापक माना जाता है और वह दिल्ली का प्रथम तुर्की शासक था। तुर्की राज का संस्थापक माना जाता है क्यों? हमें पता है कि जो गुलाम वंश था वो तुर्की राजवंश था और यह प्रथम अस्थाई राजवंश था। गुलाम वंश प्रथम अस्थाई राजवंश था भारतीय सीमा क्षेत्र में। इस कारण कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में तुर्की राज का संस्थापक बोला गया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी और इसी कारण कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में तुर्की राज का संस्थापक माना गया और वह दिल्ली का प्रथम तुर्की शासक बना। तराइन का द्वितीय युद्ध के बाद गौरी ने ऐबक को अपने मुख्य भारतीय प्रदेश का सूबेदार नियुक्त किया और ऐबक का सहायक सेनानायक था बख्तियार खिलजी। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 ईस्वी में, और इस युद्ध को मोहम्मद गौरी ने जीता था। पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध में हार गए थे, जिसके बाद मोहम्मद गौरी का प्रतिनिधित्व भारतीय सीमा क्षेत्र में बन गया था। उसके बाद मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को इस क्षेत्र का प्रतिनिधि नियुक्त किया और बख्तियार खिलजी को उसका सहायक सेनानायक बताया। अब ये बख्तियार खिलजी ने गौरी के राजवंश को विस्तार किया और यह भारतीय सीमा क्षेत्र के पूर्वी क्षेत्र की ओर अपना आक्रमण का कार्यकाल शुरू करता है। इसी क्रम में इसने नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय इत्यादि को नष्ट किया। और इसी क्रम में 1206 ईस्वी में जब यह तिब्बत अभियान पे था, उसी वक्त बख्तियार खिलजी की मृत्यु हो जाती है। ये सभी मैंने आपको मोहम्मद गौरी के इतिहास जब मैंने आपको पढ़ाया था उस वक्त ये सभी मैं आपको बता रखा हूँ। कुतुबुद्दीन ऐबक सिंहासन पर बैठने पर सुल्तान की उपाधि नहीं ग्रहण की, बल्कि मलिक व सिपा सलार की पदवी से ही संतुष्ट रखा। अब देखो, सुल्तान की उपाधि क्या होती है? जब कोई भी शासक इस्लाम धर्म के अंतर्गत किसी भी क्षेत्र पर अपना अधिकार करता है तो उसकी वैधानिक मान्यता प्राप्त करनी होती है बगदाद के खलीफा से, और वहीं से उन्हें सुल्तान की उपाधि मिलती थी, जो कि अनिवार्य होता था। लेकिन गुलाम वंश के कार्यकाल को देखें तो भारतीय सीमा क्षेत्र एक नया था, एक नया राजवंश, और कुतुबुद्दीन ऐबक का कार्यकाल ही कितना था? 1206 से लेके 1210 ईस्वी तक, जो कि व्यस्तता से भरा हुआ था। और इसी क्रम में उसने सुल्तान की उपाधि नहीं ग्रहण की, बल्कि कुतुबुद्दीन ऐबक खुद को मोहम्मद गौरी का एक सेना नायक ही समझा और मलिक व सिपा सलार की पदवी से ही खुद को संतुष्ट रखा। ऐबक ने साम्राज्य विस्तार से अधिक ध्यान अपने साम्राज्य को सुदृढ़ करने में दिया। अब देखो, इल्दौज और कुबाचा ने अपने विद्रोही गतिविधियों को जारी रखा, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक कभी इनके साथ काम कर रखा था। ये तीनों जो थे मोहम्मद गौरी के गुलाम थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्दौज और कुबाचा। ऐबक इनसे युद्ध नहीं चाहता था, जिस कारण इन्होंने अपनी पारिवारिक संबंध भी बनाए और इन्हें अपने उपहार और सम्मान को भेंट देकर, उपहार और सम्मान से उन्हें सुशोभित कर इन सभी को भी संतुष्ट रखा और शांत रखा, और साथ ही अपने साम्राज्य का विस्तार से ज़्यादा अपने साम्राज्य को सुदृढ़ करने पर ध्यान दिया। मिन्हाजुद्दीन सिराज ने कुतुबुद्दीन ऐबक को एक वीर और उदार हृदय शासक बताया है। अब देखो, यह जो मिन्हाजुद्दीन सिराज थे, यह कुतुबुद्दीन ऐबक के कार्यकाल में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इन्हें दिल्ली का प्रमुख काजी नियुक्त कर रखा था। काजी का मतलब होता है धार्मिक न्याय का पद। काजी जो होता है एक धार्मिक न्याय का पद होता है, और मिन्हाजुद्दीन सिराज कुतुबुद्दीन ऐबक में दिल्ली के प्रमुख काजी के पद पर नियुक्त थे। इन्होंने एक रचना लिखी थी तबकाते नासरी, जो कि मोस्ट VVI क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि तबकाते नासरी किनकी रचना है, तो याद रखिएगा मिन्हाजुद्दीन सिराज की। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? तो देखो, तबकाते नासरी की रचना की गई थी 1260 ईस्वी में नासरुद्दीन महमूद के कार्यकाल में। नासरुद्दीन महमूद के कार्यकाल में नासरुद्दीन महमूद गुलाम वंश का ही शासक था, और मुख्यतः तबकाते नासरी जो ग्रंथ है इन्हीं को डेडिकेटेड है,
नासिरुद्दीन महमूद को ही। ये ग्रंथ क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है? क्योंकि इस ग्रंथ में प्रथम तुर्की आक्रमण से लेकर 1260 ईस्वी तक के इतिहास की जानकारी इसी ग्रंथ से प्राप्त होती है। और इसी ग्रंथ में मिन्हाजुद्दीन सिराज ने कुतुबुद्दीन ऐबक को एक वीर और उदार हृदय शासक बताया है। और क्या बताया है कि वह लाखों का दान दिया करता था तथा अपनी असीम उदारता के कारण इसे लाख बख्श की उपाधि दी गई। लाख बख्श कहा गया। लाख बख्श का मतलब होता है लाखों का दान देने वाला। जब यह कुतुबुद्दीन ऐबक गोरी का गुलाम था, उस वक्त भी जो क्षेत्र ये जीतता था, जो इसे रकम मिलती थी, इस रकम को ये जनता में तथा अपने सैनिकों में बांट देता था, जिससे उनके सैनिकों का मनोबल बढ़ता था। उन्हें उचित रिवार्ड मिलता है तो उनका मनोबल भी बढ़ता है। और उन लोगों ने इन्हें इज्जत से नवाजा, इन्हें लाख बख्श कहा, जिसका मतलब होता है लाखों का दान देने वाला। साथ ही ऐबक की उदारता के कारण इसे हातिम टू की भी संज्ञा दी गई, हातिम द्वितीय की संज्ञा दी गई। हातिम का मतलब जो होता है, हातिम का मतलब न्यायाधीश का पद होता है। हातिम का मतलब न्यायाधीश होता है। निर्माण कार्य को देखें तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और 2.5 दिन का झोपड़ा, जो कि एक मस्जिद है और यह अजमेर राजस्थान में है। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो है यह दिल्ली में है और इसे बनाने में 4 वर्ष का टाइम लगा था और 2.5 दिन का झोपड़ा को बनाने में 2.5 दिन का। अब देखो 1192 ईस्वी में जब मोहम्मद गौरी तराइन का युद्ध जीतता है, भारतीय सीमा क्षेत्र के अंदर दाखिल होता है। उसके बाद 1194 ईस्वी में यह कन्नौज का युद्ध जीतता है और जयचंद को पराजित करता है। उसके बाद यह चला जाता है अजमेर के क्षेत्र में, जहाँ पर तारागढ़, जो कि पृथ्वीराज चौहान की राजधानी थी, इधर आक्रमण करता है, लूटपाट करता है। और इसी क्रम में वो एक संस्कृत विश्वविद्यालय था जहाँ पर गोरी की नज़र जाती है, जिसे गोरी के इशारे पे तोड़ दिया जाता है और इसका जो मलबा निकलता है उसी से 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया जाता है। प्रसिद्ध सूफी संत थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर दिल्ली में 1193 ईस्वी में कुतुब मीनार की नींव रखी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर दिल्ली में 1193 ईस्वी में कुतुब मीनार की नींव रखी। कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 ईस्वी में। और कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य पूरा करवाया था किसने? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के निर्माण का कार्य को पूरा कराया था। क्यों? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर, और कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर में दफनाया गया। यहीं कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा है। चौगान खेल जो है वर्तमान में जो पोलो खेल है, इसी चौगान पर बेस्ड है। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ। अब देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक की आकस्मिक मृत्यु हो गई और इसने अपने किसी भी उत्तराधिकारी को घोषित नहीं किया, घोषित कर ही नहीं पाया, आकस्मिक मृत्यु हो गई। तो इसमें क्या होता है कि जो लाहौर के तुर्की सरदार थे, उन लोगों ने आराम शाह को लाहौर की गद्दी पे बैठा दिया। ऐसा करने पर दिल्ली में भारी असंतोष की भावना फैल जाती है, विद्रोह होने लगता है और दिल्ली के तुर्की सरदारों ने कुतुबुद्दीन ऐबक का जो दामाद था इल्तुतमिश को दिल्ली के गद्दी पे बैठा दिया, गुलाम वंश का शासक बना दिया। इल्तुतमिश उस वक्त बदायूं का सूबेदार था, इसे दिल्ली बुलाकर इसे ही शासक नियुक्त कर दिया। तब गुलाम वंश के अंतर्गत दिल्ली की गद्दी पे इल्तुतमिश बैठ गया और आराम शाह लाहौर बैठ गया। अब 2 शासक आ गए, युद्ध होना तय है। इन दोनों के मध्य युद्ध होता है जड़ नामक स्थान पे, जहाँ पर इल्तुतमिश जीतता है और आराम शाह की हत्या कर दी जाती है इल्तुतमिश के द्वारा। आराम शाह की हत्या कर दी गई इल्तुतमिश के द्वारा और इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था। हमने आपको पहले बताया है कि 1 लाख जीतल देकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदा था। जब खोखरे जनजाति का विद्रोह होता है 1206 ईस्वी में, तब मोहम्मद गौरी दिल्ली से अपनी सेना बुलाता है, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश दोनों शामिल थे। इल्तुतमिश की बहादुरी से, कार्यकुशलता से मोहम्मद गौरी बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होता है। इल्तुतमिश की गुलामी जो होती है, इनकी दास्ता होती है, उसको समाप्त कर देता है। साथ ही आमरील उमरा नामक महत्वपूर्ण पद से नवाजता है। आमरील उमरा का मतलब होता है अमीरों का अमीर। अमीरों का अमीर जो होता है राज दरबार का पद होता है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पद होता है। इल्तुतमिश ऐबक का दामाद भी था और इल्तुतमिश इलवरी जनजाति का तुर्की था, इसलिए इसके कार्यकाल को इलवरी वंश के नाम से जाना जाता है। इतिहासकारों ने इलवरी वंश के कार्यकाल को शमसी राजवंश से संबोधित किया है। अभी हम लोगों ने गुलाम वंश के अंतर्गत कुतुबी राजवंश के इतिहास को पढ़ा, सारे महत्वपूर्ण पॉइंट कवर किए और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में शमसी राजवंश को पढ़ेंगे। तो ये इस वीडियो का आखिरी पॉइंट था।
जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अगर नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।